प्रणाम। मैं सुरेंद्र शर्मा, सेवानिवृत्त प्रवक्ता। ज्योतिष में रुचि रखने वालों के लिए कुछ सूक्ष्म ज्योतिष ज्ञान पर चर्चा करूंगा। हमारे जो पंडित जी लोग हैं, जो ज्योतिष से जुड़े हुए हैं और ज्योतिष कर्म में रत रहकर, ज्योतिष कर्म में रत रहकर अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं, वो कुछ ऐसा ज्ञान है उससे अभी महरूम हैं। क्योंकि जितने पंडितों का मेरे से संवाद हुआ तो मैंने ऐसा पाया कि बहुत से कार्यों को वो कर तो रहे हैं, परंतु ज्योतिष की सूक्ष्मताएं उन्हें कम आती हैं। ऐसी बहुत सी सूक्ष्मताएं हैं। उन विषयों पर मैं माता श्री दुर्गे की भक्ति के प्रसाद को लिए हुए हूँ और मेरी इच्छा है कि उस सूक्ष्मतम ज्ञान को जनहितार्थ लोगों तक पहुंचाऊं। आज प्रथम पाठ में मैं ज्योतिष के उस अंग का जिक्र करूंगा जो एक वृक्ष में जड़ की भांति होता है। सामान्यतः ऐसा देखा जा रहा है कि ज्योतिष व्यक्तियों द्वारा मान्य एक कुंडली ही मान ली गई है, एक कुंडली रूप में ही मान ली गई है। बस जब भी ज्योतिष का जिक्र आता है तो लोग अपनी कुंडली सम्मुख रख देते हैं। हमारी कुंडली देखिए। कुंडली ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार से एक वृक्ष में जड़ें, तना, शाखाएं, पत्तियां, फूल और फल, अंतिमतः फल होता है। इसलिए कुंडली ज्योतिष में अंतिमतः है। कुंडली पर चर्चा करने से पूर्व या कुंडली का बखान करने से पूर्व वो सब बातें हमें अध्ययन कर लेनी चाहिए जिनका ज्योतिष के विश्लेषण में प्रयोग होता है, कुंडली के विश्लेषण में प्रयोग होता है। क्योंकि ज्योतिष के अनेक अंग हैं। उन अंगों में से जो महत्वपूर्ण अंग है, जो मनुष्य को छूता है, वो कुंडली है। उसमें ही अधिक रुचि रहती है व्यक्ति विशेष की। इसलिए ज्योतिष के सभी अंगों का विश्लेषण तो फिर भी करना चाहिए और विद्वानों को तो अवश्य आना चाहिए। पब्लिक में प्रत्येक व्यक्ति की गूढ़ ज्ञान में रुचि हो या न हो, परंतु विद्वान को तो यह आना चाहिए सूक्ष्मतम ज्ञान। और जो व्यक्ति अच्छे ज्योतिष सीखने के हित में हैं, उन्हें भी सूक्ष्मतम ज्ञान ग्रहण करना
अवश्य चाहिए। इसलिए ज्योतिष के मुख्य अंगों में से मैं प्रथम को आज शुरू करता हूँ, वह है जड़ वृक्ष के जड़ रूपी अंग पंचांग। क्योंकि ज्योतिष में गणित खंड और फलित खंड दो भिन्न भिन्न रूपों में हैं। पहला है गणित खंड। पहला भाग है गणित खंड और दूसरा भाग है फलित खंड। दोनों भागों को अच्छी प्रकार अध्ययन करने के उपरांत ही तब हम आगे कुंडली को छुएंगे। इस गणित खंड में ही पहली इकाई है पंचांग। पंचांग अध्ययन। पंचांग शब्द से स्पष्ट है कि इसमें 5 अंग हैं, 5 चीजें हैं इसमें। जिस पुस्तक में 5 इकाइयों का बखान किया गया है, 5 इकाइयों के ज्ञान को इंगित किया गया है, उसे कहा गया है पंचांग। पंचांग में 5 इकाइयाँ तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण। ये 5 इकाइयाँ हैं जिनका विस्तृत वर्णन पंचांग में मिलता है। इनके आधार पर ही ज्योतिष आगे बढ़ती है। क्योंकि जब भी किसी का जन्म होता है तो जन्म के समय सर्वप्रथम जन्म का जो एक्यूरेट बर्थ टाइम जिसे कहा गया है, या जन्म का एक्यूरेट जो समय कहा गया है, उसको नोट करते हैं। जन्म की तिथि को नोट करते हैं, जन्म के स्थान को नोट करते हैं। इनके आधार पर ही फिर हम लोग पंडित जी के पास जाते हैं और पंडित जी से विनती करते हैं कि पंडित जी, बच्चे का जन्म हुआ है, देखिए कैसा योग है। कोई पूजा
अर्चना यज्ञ आदि बनती हो, कोई कष्ट काल हो, उसके निमित्त हमें जो भी हमें करना हो बताइए। तो यहीं से गणित खंड प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि गणनाएं, अंक संख्याएं, ये सब चीज़ें यहीं से शुरू हो जाती हैं। तिथि, जन्म तिथि आदि आदि। इसमें मैं आज प्रथम पक्ष को लेता हूँ, इसकी प्रथम इकाई को लेता हूँ, वो है तिथि। तिथियां दो प्रकार से होती हैं। पहली एक चंद्र तिथियां और दूसरी सौर तिथियां। चंद्र तिथियों का अभिप्राय चंद्रमा की गति से है और सौर तिथियों का अभिप्राय सूर्य की गति से है, ऐसा ज्योतिष कहती है। वस्तुतः तो विज्ञान ने, खगोल विज्ञान ने माना हुआ है कि सूर्य गतिशील नहीं है, स्थिर है, परंतु ज्योतिष में सूर्य को गतिशील लेते हैं कि सूर्य कुंडली के एक भाव से दूसरे में गया, तीसरे में गया, चतुर्थ में गया और आगे इसी प्रकार से, इस तरीके से सूर्य को मानते हैं। जिन तिथियों का अभिप्राय चंद्रमा की गति से है उनको चंद्र तिथि कहते हैं और चंद्र तिथियां 15 होती हैं। एक आधे पखवाड़े में या चंद्रमास के आधे हिस्से में 15 होती हैं और दूसरे आधे पखवाड़े में भी 15 होती हैं। इस प्रकार से चंद्र तिथियां 30 हो जाती हैं। मैं इस विषय में आगे अपने एक बनाए गए मॉडल द्वारा व्याख्यान करूंगा। देखिए, इस स्केच में मैंने व्यवहारिक रूप में दिखाया है कि किस तरीके से चंद्र तिथियां बनती हैं।
वस्तुतः ये सूर्य मैंने लिया है, सूर्य, और इसको विज्ञान ने स्थिर माना है सूर्य को। सूर्य के एक ओर पृथ्वी निरंतर सूर्य के चक्कर लगाती है इस तरीके से। इस प्रकार से गतिशील रहेगी ये सूर्य, पृथ्वी इस तरीके से आके गतिशील रहेगी, इस तरीके से इधर से आएगी और इस तरीके से गतिशील रहेगी। सूर्य के और पृथ्वी के सापेक्ष एक अन्य ग्रह चंद्रमा भी गति में रहता है। चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाता है। ये पृथ्वी मैंने ली है, ये पृथ्वी के चक्कर लगाता है, इस तरीके से लगाता हुआ घूमता है, पृथ्वी के चक्कर लगाता हुआ घूमता है इस तरीके से। परंतु एक ही आकृति में नहीं रहता चंद्रमा, कि एक जैसा रहता हो ना, बिल्कुल इस तरीके से गति करता है। उसने दो प्रकार की गतियां एक साथ करनी है चंद्रमा ने, रिवोल्यूशन और रोटेशन। रिवोल्यूशन अगर सामान्यतः रिवोल्यूशन शब्द अपने आप में इस प्रकार से है जैसे लट्टू होता है और वो एक ही नोक पर घूमता है इस तरीके से। और यदि वो घूमता हुआ आगे भी बढ़ता है और किसी चीज के चारों तरफ घूम करके आता है राउंड में, तो उसे रोटेशन कहेंगे। इसी प्रकार से पृथ्वी भी रिवोल्यूशन और रोटेशन में रहती है। पृथ्वी जब रिवोल्यूशन में होती है तो दिन रात होते हैं, जैसे हम लोग कभी दिन में कभी रात में। जिस समय हमारा वो भाग जिस पर हम हैं पृथ्वी पर, वो सूर्य के सम्मुख आ जाता है, हम दिन में हो जाते हैं। जब वो रिवोल्यूशन करता हुआ दूसरी तरफ चला जाता है तो हम रात में हो जाते हैं। इसी गति को करते करते पृथ्वी आगे भी बढ़ती है, रिवोल्यूशन करती करती वो आगे भी बढ़ती जाती है। यहाँ तो रिवोल्यूशन करेगी लेकिन आगे भी बढ़ेगी, आगे बढ़ेगी तो सूर्य के चक्कर लगाएगी। इसी प्रकार से चंद्रमा है। जब चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाएगा तब तिथियों का निर्माण होता है, तब चंद्र तिथियों का निर्माण होता है। दो स्थितियां हैं इसमें। एक वो स्थिति जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के ठीक बीच में आ जाता है, तीनों एक ही एक्सिस पर आ जाते हैं, एक ही 180 डिग्री वाली लाइन पर आ जाते हैं। दूसरी स्थिति वो है कि तीनों एक ही एक्सिस पर तो आ जाते हैं 180 डिग्री वाली लाइन पर, लेकिन उस स्थिति में पृथ्वी बीच में होती है और चंद्रमा ठीक दूसरी तरफ चला जाता है। पृथ्वी बीच में है, चंद्रमा ठीक दूसरी तरफ चला जाता है। दोनों 180 की स्थिति होंगी, दूसरी स्थिति में ये बीच में आ जाएगा, यहाँ पृथ्वी उधर हो जाएगी। इन दोनों स्थितियों में भिन्न भिन्न तिथियों का निर्माण होता है। उन तिथियों का बखान हम अगले पाठ में करेंगे। प्रणाम।